वाले की मान्यता को तोड़ना कैसे है? क्या लगता है सेल्स बढ़ा पाएंगे आप लोग? हैं? ये मान्यताओं को तोड़ने के ऊपर ना साइकोलॉजी में इतना सारा काम है, और मैंने करीबन 5-6 साल साइकोलॉजी में रिसर्च किया हूँ ब्रेन माइंड डिसीज के ऊपर, कि कैसे किसी की बिलीफ तोड़ा जाए। कम से कम 4-5 साल पढ़ा हूँ, अलग अलग टाइप के कोर्सेज किया हूँ 2010-11 के बाद। उसी के ऊपर मैं चर्चा करूँगा आज। बिलीफ क्या है? एक मानसिक रोग। हेलो, मानते हैं आप लोग? मान्यता एक मन की बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी, और वो शब्दों से ही तोड़ा जा सकता है। उसका कोई मेडिसिन आज तक बना ही नहीं है। सुनना सचिन, वो यूट्यूब पे वो वीडियो बताओ ना, जो पितृपक्ष के टाइम पे बनाया था ना, बताओ। तो मानसिक शारीरिक बीमारी का इलाज होता है, बराबर? हेलो, फिजिशियन, सर्जन, थेरेपिस्ट ये सब करते हैं ना, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह। अब मानसिक बीमारी का इलाज कहाँ है? साइकोलॉजी और हिप्नोथेरेपी में मानसिक बीमारी का इलाज है। मिलेगा? शायद पितृपक्ष के ऊपर बहुत वीडियो, प्रॉपर्टी प्लाजा में जाके सर्च करो। ग्रुप में डाला है ना, आ गया। अरे म्यूट ही कर देता ना। छोड़ दे, चले रहने, कोई बात नहीं। तिरंगा को एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपन। हाँ, पितृपक्ष हैशटैग प्रॉपर्टी प्लाजा करो ना। हैशटैग प्रॉपर्टी प्लाजा। शॉर्ट्स नहीं लगाना, लॉन्ग वीडियो लगाना। हाँ, ये देखो, पितृपक्ष हैशटैग प्रॉपर्टी प्लाजा करो। इस पे जाओ, इस पे ला, मेरे को दो। ऐड भी आएगा क्या? वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे नहीं है, म्यूट किया है। नहीं, उधर से वॉल्यूम फुल है, इसका तो टीवी में। अभी ना मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद ना आपके दिमाग में पितृपक्ष का भूत निकल जाएगा, है ना?
और इस वीडियो से उस टाइम के दौरान जो भी सेल्स वाले थे ना, कई डील किए थे, बराबर नयन भाई? खाली इन लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया था बस। सुनना ध्यान से, ज़्यादा नहीं है, 5-6 मिनट का है। साउंड ज़्यादा है तो हाँ। मान्यता हो गई है कि पितृपक्ष के दौरान कोई चीजें नहीं खरीदेंगे। कुछ मैंने स्टडी किया है, कुछ पितृपक्ष का क्या महत्व है, क्या इसका नेगेटिव पॉजिटिव है। आज वो एक मान्यता हो गई है कि पितृपक्ष के दौरान कोई चीजें नहीं खरीदेंगे। कुछ मैंने स्टडी किया है, कुछ अपने गुरु, कुछ पंडितों से मैंने मिला है जो सच में जानकारी रखते हैं वेद का, उपनिषद का, शास्त्र का, रामायण का, गीता का। वैसे तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इस 7 से 8 जगह का फैसला हुआ। गया, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, बनारस, उज्जैन, अयोध्या, और उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 10 दिन लगता था। नहीं खरीदते थे लोग पितृपक्ष के दौरान किसी चीज को, नई चीज को शुरुआत नहीं करते थे। उसका वजह क्या था वो सब मैं बताऊंगा। हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो सब्जेक्ट लेने वाला हूँ पितृपक्ष। पितृपक्ष का क्या महत्व है, क्या इसका नेगेटिव पॉजिटिव है, थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी के सब्जेक्ट से, प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। और आए दिनों प्रॉपर्टी के जहाँ चर्चा होती है तो ये जो समय चलता है ना, इसको लेकर लोग ना बहुत पॉजिटिव ना होकर क्या क्या सोचते हैं। मैंने कुछ काम किया है पितृपक्ष पे, कुछ मैंने स्टडी किया है, कुछ अपने गुरु, कुछ पंडितों से मैंने मिला है जो सच में जानकारी रखते हैं वेद का, उपनिषद का, शास्त्र का, रामायण का, गीता का। कुछ मैंने काफी सारे लोगों से मिला हूँ। उसी संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा पितृपक्ष को लेके, ये क्या होता है, क्यों ये प्रथा डिजाइन हुई और उसका वजह क्या था कि नहीं खरीदते थे लोग पितृपक्ष के दौरान किसी चीज को, नई चीज को शुरुआत नहीं करते थे। उसका वजह क्या था वो सब मैं बताऊंगा। आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा क्या आप सोचते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। पितृपक्ष डिजाइन इसलिए किया गया कि भाई 365 डेज यानी कि 12 महीने लोग अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं। वो इसलिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि अपने देवी देवताओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, माँ बाप, दादा दादियों के लिए कुछ ऐसा पिंडदान, पूजा, कुछ धर्म स्थल पे जा सकें, कुछ कर सकें। तो इसके ऊपर कहते हैं कि साल का एक ऐसा समय जिस वक्त पे सभी लोग इस चीज को एक फेस्टिवल के तौर पे बोले, एक रिलीजियस बिलीफ के तौर पे बोले, इसको कर सके। तो उसमें डिजाइन हुआ कि चलो इस 1 महीने का जो वक्त है, इस महीना, इस तिथि, इस नक्षत्र में इस चीज को रखा जाएगा कि अपने सारे बड़े बुजुर्गों को कुछ दान पुण्य किया जाए, उनके नाम पे प्रसाद बांटा जाए, कुछ पितृदान किया जाए, कुछ पिंडदान किया जाए। इसके ऊपर ये इवेंट है, ये डिजाइन किया गया पिंडदान का यानी कि पितृपक्ष का। अब नई चीजें नहीं खरीदी जाती है, इसलिए तो मैंने आपको बता दिया कि पितृपक्ष का डिजाइन क्यों होगा उस 1 महीने के दौरान। अब नई चीजें क्यों नहीं खरीद पाते थे लोग, उसका वजह ये था दोस्तों कि जब ये रेडी किया गया पितृपक्ष का इस महीने को होना है। अब पितृपक्ष करने के लिए एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए, एक जगह चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसा जगह चुना जाए जहाँ एक थोड़ी स्पिरिचुअलिटी को लेके, कुछ गंगा जमुना सरस्वती को लेके, कुछ नदियों को लेके, कुछ धार्मिक मान्यताओं को लेके जगह हो। तो इंडिया में कुछ 7 से 8 जगह हैं जहाँ पे पितृपक्ष का पूजा पाठ होता है यानी पिंडदान किए जाते हैं, जिसमें से गया, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, बनारस, उज्जैन, अयोध्या, ऐसा 7-8 जगह है जहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि इस पिंडदान का काम किया जाएगा। जिसमें सबसे फेमस जो जगह है वो बिहार में बोध गया माना जाता है, जो सबसे बड़ा पिंडदान का जगह माना जाता है। वैसे तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इस 7 से 8 जगह का फैसला हुआ। अब इन 7-8 जगह पे लोग जाते थे दूर दूर से। अभी देखिए, अभी आपके पास यहाँ से बनारस जाना हो मुंबई से या कलकत्ता से या दिल्ली से तो 2 घंटे का ट्रैवलिंग है। उस टाइम पे लोग घोड़े, हाथी, पैदल या बैलगाड़ी से जाते थे और उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने में उनको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 10 दिन लगता था। और आपको बता दें यही एक वजह होती थी जिसके वजह से लोग इतने पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में, यात्रा में बिजी होते थे कि चीजों को खरीद नहीं पाते थे। दुकानें पड़ी की पड़ी रह जाती थी, सब चीजें पड़ी की पड़ी रह जाती थी, बिकती नहीं थी, क्योंकि सब लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान में लगे रहते थे। इसके लिए प्रथा बनाई गई क्योंकि भाई चलो वो जो पर्टिकुलर मंथ है, जिस मंथ में पिंडदान किया जाएगा, उस मंथ में हमारे पास पूजा और अनुष्ठान के लिए समय नहीं रहता है, इसीलिए हम उस मंथ में कोई चीज खरीदारी नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है उनके पास। तो ये समस्या को ध्यान में रख के उन्होंने इस प्रथा का डिजाइन हुआ था और फिर वो चीजें चलती चली आई और समय के साथ वो जो समस्याओं की वजह से वो प्रथा बनी थी, बाद में वो प्रथा इतनी मजबूत रूढ़ियों में तब्दील हो गया कि आज वो एक मान्यता हो गई है कि पितृपक्ष के दौरान कोई चीजें नहीं खरीदेंगे। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोग मानते हैं बहुत स्ट्रांगली और कुछ लोग नहीं मानते हैं।
मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ चीजों को सुना है, स्टडी किया है, उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। मेरे को लगा 2-3 दिन इसका स्टडी करने में, तो इसके बाद में ये वीडियो को आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये थी पितृपक्ष के दौरान कुछ खरीदना नहीं चाहिए। ये आज की मिथ है, खुद को धोखा देने वाली चीज है। मैंने ये देखा है कि कस्टमर को जब सस्ता मटेरियल मिलता है, सस्ती चीजें मिलती है, तो तुरंत जाके खरीद लेते हैं, फिर कोई पितृपक्ष को उनको नुकसान नहीं करता। ऐसे मेरे सामने कई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जो मार्केट के प्राइस से सस्ता था और धड़ाधड़ बिक गया, और वो पितृपक्ष के दौरान लॉन्च हुआ था। और ऐसे मैंने बड़े बड़े ब्रांड में बात कर रहा हूँ। लोधा का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो पितृपक्ष में लॉन्च हुआ और सारा का सारा प्लेटिनम तक बिक गया, क्योंकि प्राइसिंग बहुत अच्छी थी। आप जब नई चीजें कुछ खरीदते हैं और आपके माता पिता मौजूद हों, चाहे वो स्थूल रूप से हो चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो, आपके देवी देवता, माता पिता, दादा दादी, नाना, जिनको भी आप उस पिंडदान में उनको आप स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और आज के डेट में आपको ट्रैवलिंग की चिंता नहीं है। आज के डेट में अगर आपको पिंडदान करना हो बनारस में, गया में, अयोध्या में, 2 घंटे की आप एरोप्लेन लेके जा सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें को लेके इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। और इस मंथ में जब आप पिंडदान करते हैं तो उनकी आशीर्वाद आशीष आपके ऊपर बना रहता है। और कोई नई चीजें खरीदते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। उल्टा वो शुभकारी होता है, अच्छा होता है। पूरे वेद शास्त्र में कहीं पे भी पितृपक्ष को लेके कोई नेगेटिविटी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी आज तक मैंने पढ़ा नहीं है। कोई बुक में, ग्रंथ में, किधर भी ना मैं पढ़ा हूँ, ना मैं सुना हूँ और ना मैं जानता हूँ। बस ये लोगों की सुनी सुनाई कहानियों में इतनी बड़ी मान्यताएं लोग लेके चलते हैं, बट ये सब मिथ है, सब झूठ है। और एक बार बता दूं, मेरे बिजनेस के रिलेटेड मैंने देखा है कि पितृपक्ष के दौरान आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। भगवान का तो मर्जी है, इसलिए आपको चीजें मिल रही है। और मैं तो कई बार देखा हूँ कि बहुत अच्छा नेगोशिएशन हो जाता है। कई बार मैंने प्रॉपर्टी सेल किया है पितृपक्ष के दौरान, और अच्छा एक बढ़िया नेगोशिएबल प्राइस होती है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो उसी टाइम उसका बेनिफिट ले लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का डिस्काउंट ले लेते हैं। क्या चलो इस महीने तो आपका कोई धंधा होने वाला नहीं है, आप एक काम करो 5 लाख रुपए कम कर दो, मैं आपको डील करता हूँ। तो ऐसे भी मैंने देखा है। इसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए कि सांसारिक मान्यताओं से ऊपर उठ के आपको काम करना चाहिए। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ नहीं होता, इवन पूर्वज तो आपको साथ देते हैं। अगर आप कुछ अच्छी चीजें खरीदेंगे या नई चीजें खरीदेंगे तो आपके माँ बाप या आपके दादा दादी खुश होकर आपको आशीर्वाद ही देंगे। ऐसा कभी ना हो कि वो आपके लिए भला नहीं चाहे। आप क्या महसूस करते हैं या आप क्या समझते हैं, मेरे बात को लेकर कितने सहमति हैं और कितने सहमति नहीं है, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा अगर कुछ चीजें जरूरत पड़ी तो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ समझ में आया क्या? एक कितना बड़ा मिथ था उन लोगों में कि पितृपक्ष घटिया होता है, पितृपक्ष में खरेंगे नुकसान होएगा वगैरह वगैरह। ये मेरे पूरे 2 दिन की 3 दिन की पढ़ाई थी। उसके पहले जो मैंने किया ही था उसके ऊपर ये बनाया था। और कई कस्टमर के मिथ को सेल्स वाले ने तोड़ दिया था। उन्होंने जाके पितृपक्ष में ही बुकिंग किया था। कोई भी मिथ कभी सच हो ही नहीं सकता, है ना। अब मुहूर्त की बात होती है। अब आपको ये मिथ तोड़ेंगे कैसे? यहाँ पे मैंने ना खुद की कोई बात नहीं की है। मैंने एग्जाम्पल कहाँ से लिया है? वेद से, उपनिषद से, रामायण से, महाभारत से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से। खुद से कोई बात मत करो, रेफरेंस लेके बात करो। रेफरेंस का धंधा हर जगह पे हिट है। आज के डेट में बताऊं रेफरेंस का एग्जांपल? हेलो, आपको पता नहीं एहसास है कि नहीं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी चल रही है ना, सब किसी न किसी के नाम पे ही चल रही है। फायदा पर्सनल को उनको हो रहा है। क्या है मामला ये बार बार आने जाने का? उधर ही ले जाओ ना, उधर ही मीटिंग कर लो, इधर जगह नहीं है। राहुल से मीटिंग करने दो, जाने दो, अभी जाओ। कहाँ थे हम लोग? हाँ, रेफरेंस। आज भी देखोगे ना तो जितने लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, तो कोई बीजेपी का रेफरेंस ले रहा है, कोई कांग्रेस का रेफरेंस ले रहा है, कोई बाला साहब ठाकरे का रेफरेंस ले रहा है। समझ में आ रहा है? रेफरेंस खुद का कम, और वो हस्ती, वो चीजें जो दुनिया में सक्सेस है, डिमांड है जिनका, उनके रेफरेंस पे काम कर रहे हैं। मेरा मतलब समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, किसको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, वेरी गुड।
सब बुद्धिमान लोग हैं यार, फिर भी कन्विंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। एक कस्टमर अगर बोल दे कि आज मेरा मुहूर्त नहीं है, आज मैं नहीं लूंगा, सीधा ओके 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 सर कल आ जाओ। कोई कन्विंस करते ही नहीं है। सचिन, ये इसको कनेक्ट करना है। और सच तो ये है कि जब तक आप सामने वाले का बिलीफ तोड़ नहीं पाएंगे, तब तक आपकी बात वो मानेगा नहीं, आपके आगे आगे ही चलेगा। मेरे सामने जब मैं सेल्स में खुद क्लोजिंग में जाया करता था ना, अभी तो आप लोग को सिखा रहा हूँ, राहुल है कर रहा है कुछ ना कुछ, जब भी मैं खुद सेल्स और क्लोजिंग में जाता था ना, तभी कस्टमर बोलते थे आज मुहूर्त ठीक नहीं है। कोई इंसान बोलता है ना कि आपको कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, क्या करोगे आप? कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? कोई भी लड़की या लड़का अगर आपको बोले कि आप एक बहुत खराब घटिया इंसान हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, किसी के साथ? हेलो, सुना तो 1000 बार होगा, लेकिन अभी शर्म से कोई हाथ नहीं उठा रहा है। फ्रंट भी यार, फ्रंट में कितने लोगों को सबने सुना होगा, तू एक घटिया आदमी है, तू अच्छा आदमी नहीं है। मैं तो खुला बोलता हूं, मेरे को तो कम से कम लाखों लोगों ने आज तक बोल दिया है। अच्छा ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, यहाँ पे कोई बाहर के लोग नहीं है। सुने होंगे ना? यस या नो में बताओ ना यार, सुने होंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि सामने वाले ने बोल दिया ना कि तू एक घटिया इंसान है। मैं मेरी बात करता हूँ, आप लोग का तो बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैं मेरी बात करता हूँ। मैं आज से 10-15 साल पहले लोग बोलते थे तू सांवला है ना, तुझे इंग्लिश नहीं आती, तो सांवला है, काला है, और हाइट में भी छोटा है, गोरा नहीं है, तूने MBA नहीं किया है, ग्रेजुएशन नहीं किया है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों को लेके अच्छा हाँ तू सांवला है, तेरे को लड़की नहीं पटेगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेरे अंदर नेगेटिव मान्यताएं थी। लेकिन जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो जब लोगों ने बोला कि तू सांवला है तो कालिया है, फिर मैंने देखा भाई ठाकुर साहब को किसने किसने देखा है अभी तक? हेलो, सामने से सोशल मीडिया पे तो फोटो नहीं मिलेगा, देखो 4-5 लोगों ने देखा है। कैसे हैं भाई वो? हैं? अरे सांवले की बात कर रहे हो यार, एकदम ब्लैक है, काले हैं, लेकिन क्या नाम है उनका? अच्छा ठाकुर साहब को तो छोड़ो, बराक ओबामा को किसने किसने देखा है? अरे फोटो की बात कर रहा हूँ यार। रजनीकांत, हाँ मेरी मान्यता ये 2-3 शख्स को देख के नगर टूट गया। बराक ओबामा को देखा कि निग्रो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन के बैठा है, समझ में आ रहा है? इंडिया का, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के बैठा है, इंडिया का वो समझ में आता है। हेलो, हाँ द्रौपदी मुर्मू उनको देखो, तब समझ में आया कि कालिए लोग का कुछ ऐसा मतलब नहीं है। दूसरा, धीरू भाई अंबानी बोले कि मैं 5वीं पढ़ा हुआ हूं, तो मैं बोला पढ़े लिखे होने का भी का मतलब नहीं है। रही बात, मैं सोचा दूसरे कई लोगों ने मुझे बोला था कि तू हाइट में छोटा है, तो फिर मैंने अडोल्फ हिटलर का नाम सुना है आप लोगों ने? उसकी हाइट के बारे में मालूम है?
4 फुट 6 इंच का हाइट था उसका। हेलो। और कम से कम 25 से 30 देशों में उसकी तानाशाही थी। एक बार खाली वो ऐसा हाथ उठा दे, बोले उड़ा दो, तो पूरा देश खत्म। समझ में आ रहा है? ये घटिया मान्यता का परिणाम है। जो आप खुद को पहले कन्विंस नहीं कर पाते हो तो सामने वाले को कहां से कन्विंस करोगे? उसके बाद बोला पढ़ा लिखा नहीं है, तो गोरा नहीं है, एमबीए नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, बला 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 बला, सबको एक एक करके तब समझ में आया मैं जो हूं वही काफी हूं। दूसरी बात, कोई जब आपको बोलता है ना, ये तो चलो एक मेरे प्रति बात हो गई, एक कॉमन बात आपको बता रहा हूं। जब कोई आपको बोले ना कि तू कुछ नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तू घटिया है, तो इसमें मैंने ओशो का एक स्पीच सुना था। उसमें ओशो कहते हैं कि अगर मैं घटिया होता तो भगवान मुझे बनाता ही नहीं ना। हेलो। इंसान की क्या औकात है वो जज करेगा कि मैं घटिया हूं कि अच्छा हूं। समझ में आ रहा है? इंसान की, पंडित की, मुल्ला की, पादरी की, गुरु का क्या उसकी औकात है कि वो जज करे कि मैं घटिया हूं कि अच्छा हूं। आपको ये घटिया और खराब शब्द इसीलिए कहा जाता है ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। हेलो। कुछ रिमाइंड हो रहा है मैं जो कह रहा हूं आपके रियल लाइफ से रिलेट हो रहा है? यही एक वजह है कि ये जो मुहूर्त, ये जो तिथि, ये जो जितने भी निकला है ना व्रत, ये सब जो है ना कंट्रोल करने का सबसे बड़ा साधन है। बाकी रियलिस्टिक में तो कुछ भी नहीं है। पितृपक्ष का जो मामला है ना, आज से करीबन 5000 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। कितना? अब 5000 साल पहले की जो लाइफस्टाइल थी लोगों की और आज की लाइफस्टाइल में फर्क है कि नहीं? फिर उस टाइम जो चीजें डिजाइन हुई है उस टाइम के परिस्थिति को ध्यान में रख के आज का माहौल क्या है? यहां से अगर आपको कलकत्ता जाना हो 5000 साल पहले तो आपको कितना टाइम लगता था? 6 महीना, साल भर। राजा महाराजाओं के लिए, घुड़सवारों के लिए 6 महीना, अपने जैसे लोगों के लिए तो साल भर। समझ में आ रहा है? पानी के जहाज से जाते थे। पानी के जहाज भी तो बाद में आया था। पुष्प विमान आप खरीद नहीं सकते थे, या तो बैलगाड़ी से जाओ या तो पैदल जाओ। है ना? आज के डेट में अभी समझ लो किसी की डेथ हो गई है कलकत्ता में और आपको इमीडिएट पहुंचना है उसके संस्कार से पहले, पहुंच जाएंगे 4 घंटे में। तो फिर उस टाइम के परिस्थिति को आज झेल रहे लोग, आज उसको पकड़ के बैठे। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में बिलीफ जो घुसा हुआ है ना वो तोड़े कैसे। मैंने कई बार जब कस्टमर बोलते हैं ना आज ये तिथि है, आज ये मुहूर्त है, आज ये नक्षत्र है, आज ये है, आज वो है, आज खराब है, आज अच्छा है, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि अगर ये अच्छा आप लोग कस्टमर से या मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज खराब होती तो भगवान बनाता क्या उसको? हेलो। अरे मेरे साथ हो सब लोग? तो हाँ हूँ करो ना यार। अगर कस्टमर बोलता है कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, दिखाई दे रहे? हाँ, आज अमावस्या है। अमावस्या खराब होता तो ईश्वर बनाता क्या उसको? कुदरत बनाता क्या उसको? और मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत ने जो कुछ चीजें बनाई है वो हमारे हित के लिए ही बनाया, अहित के लिए तो नहीं बनाया, हमारे फायदे के लिए बनाया। पेड़ पौधे, नदी, जानवर, गंगा, समुंदर अपने इस्तेमाल में आता है कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है? ये जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं ना,
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हेलो, अब इनको कैसे तोड़ना है? अभी पितृपक्ष की मान्यताओं को तोड़ने के लिए मैंने क्या किया, जहां से वो पैदा हुआ ना वहीं का ही कैरेक्टर पूरा, वहीं का ही पूरा सिचुएशन उठा के रख दिया। लोग पंडित की, टीचर की, पूर्वजों की बात करें, आप ईश्वर की बात करो, अपने आप को कन्विंस हो जाएगा। लोग यही बोलते हैं ना कि मेरे पंडित ने बोला है कि आज तिथि अच्छा नहीं है, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। आप भगवान की बात करो कि सर भगवान ने कहाँ बोला है, बताओ। पंडित ने बोल दिया और आप मान के बैठे हैं। आप बोलेगे ना मैं बोल रहा हूँ ये अच्छा है, तो बोलेगा जा तेरे को देख लिया, तो कमाने के लिए बोल रहा है। हेलो, अभिनंदन, नींद आ रही है क्या? नहीं ना, नींद आएगी तो खड़े हो जाना। कस्टमर को ज्यादातर मैंने देखा है कि सिर्फ मान्यताओं को तोड़ने वाले लोग चाहिए। नहीं कंट्रोल करो, एटलीस्ट तोड़ डालो। सेल्स में 3 फॉर्मूला है, मैं को बता रहा हूं। एक है कम्युनिकेशन, दूसरा है कंफ्यूज, तीसरा है कंट्रोल। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? पहले तो उससे बातचीत करो, कम्युनिकेट करो, दूसरा कंफ्यूज कर दो। जैसे वो कंफ्यूज होता है उसके बाद उसको कंट्रोल कर लो। जितने भी ये कंट्रोलिंग सिस्टम है ना, सब यही 3 चीज के बेस पे आधारित है। कितने लोग आज तक एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिले? हेलो, कोई नहीं मिला है? देखो संदीप भाई, आपके साथ यही गेम हुआ होगा वहां पे। पहले आपसे वो बातचीत करेंगे, आपसे रिलेशन बनाएंगे, फिर आपने क्या किया है क्या नहीं किया है कुछ देखेंगे, सुनेंगे, कंफ्यूज कर देंगे, हैं? और फिर वो कंट्रोल करना शुरू करेंगे। ये पहन लो, ये पान, ये खा लो, यहाँ दान कर दो, गाय को खिला दो, बैल को खिला दो, पशु को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, कबूतर को खिला दो, वगैरह 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 वगैरह। मेरे को 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, ये पत्थर पहन लो, वो पत्थर पहन लो। लोगों साउथ दरवाजे में बोले पंचमुखी लगा दो, हाँ, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मेरे को तो समझ में नहीं आया। मेरा पहले वाला भी ऑफिस साउथ ईस्ट था, ये वाला ऑफिस भी साउथ वेस्ट है, इसके पहले वाला भी ऑफिस साउथ वेस्ट था, मेरा घर भी पहले साउथ ही था। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा यार अभी तक। जिसको नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव होगा अपने साथ। मेरे को तो कोई दिशा दशा का फर्क पड़ा ही नहीं। पता नहीं लोगों को क्यों पड़ने लग जाता है, क्या हुआ ना? अब ये जो मुहूर्त की बात कर रहा हूं ना, अब आते हैं अपने बिजनेस पे। मान्यता तोड़ने पे तो थोड़ा सा समझ में आया होगा आप लोगों को। मुहूर्त की जब बात करें तो सीधा सीधा आ जाओ, किसने बताया सर ये मुहूर्त? उसके बाद भगवान पे आ जाओ, कुदरत पे आ जाओ, नेचर पे आ जाओ। अपनी बात मत करो। आप अपना रेफरेंस दोगे ना, कोई वैल्यू नहीं करेगा। प्रॉब्लम यहाँ है कि दलाल लोग, ब्रोकर लोग अपना ही रेफरेंस देने लग जाते हैं। यही कस्टमर उनको बकलोल, बेवकूफ समझ लेता है। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अच्छा ठीक है, अपना रेफरेंस मत दो। आज भी देखोगे ना तो मैंने देखा है बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, वो अपना रेफरेंस ना देके अपने पार्टी का रेफरेंस देते हैं। हेलो, हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया, हमारी पार्टी ने ऐसा किया, हमारी पार्टी ने वैसा किया। कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने किया है। अपने पे लेते ही नहीं है। तो हमें भी ऐसा लगता है अरे यार वो तो कितना अच्छा इंसान है।
अपने पे कुछ नहीं था, किया सब इसने है, लेकिन नाम ले रहा है। हेलो, और क्या प्रॉब्लम आता है सेल्स में? तुम लोग तो यार मुंह ही नहीं खोलते हैं कुछ, यार सब मेरे को ही करना पड़ता है। साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। एक बात और, प्रणव बैठ जा, बैठ, खड़े हो जा, नींद आ रही है तो। क्या देखो यही टाइम सब आता है। कस्टमर कभी कभी आए थे, अभी एक कस्टमर लेके आए थे, कौन, प्रणव, हाँ तुम्हारी बात आ गई, अच्छा है, सनटेक के लिए, सनटेक डेवलपर है, उसके बारे में ऐसा ऐसा कुछ भी बात कर रहे थे वो। और बजट कितना था उनका? 1-1.5 करोड़ का बजट था, 1.25-2 करोड़ का। अब वो क्या कह रहे हैं कि सनटेक ऐसा हो गया, वो बिल्डर ऐसा हो गया, 2-3 बिल्डर के बारे में बता रहा था कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बिल्डिंग नहीं बना के दिया, लेट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी 1-2 करोड़ की बजट है, बराबर है। आदमी को ना, अच्छा एक बार बताइए, आप किसकी बात सुनते हैं, किसके बात से कन्विंस होते हैं? मेरे को लगता है कि जो मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे से बड़ा है, हर मामले में, समझदारी के मामले में, पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के बारे में, दौलत के मामले में, नॉलेज के मामले में, शक्ति के मामले में, सब में जो मेरे से श्रेष्ठ है उसी की बात मैं सुनूंगा, बराबर, बराबर ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 1-2 करोड़ की जो बात कर रहा है ना, उसके बाद आप जाके सीधे बिल्डर के 1000-2000 करोड़ की बात करो। प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर कन्विंस होना है, बोलते बहुत है लेकिन क्या बोलते हैं इसी में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बोलना है, बहुत बोलना है, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या बोलना है यही समझ में दिक्कत हो जाती है। और जब तक ये कन्विंसिंग नहीं आएगा ना, कितना भी आप दौड़ लो, भाग लो, दौड़ धूप कर लो, लेकिन जब तक ये कन्विंसिंग नहीं आएगा तब तक डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। हेलो, अभी ये मुहूर्त का और तिथि का थोड़ा बहुत मान्यता तोड़ सकते हैं क्या इतना सुनने के बाद? पहले तो कोशिश भी नहीं कर रहे थे, किसी ने बोल दिया कि तिथि आज खराब है, ठीक है, ओके ओके सर, कल आ जाओ, कल। लिखा ना पहले क्लियर डर नहीं, उसको नहीं, हमको डर रहता है। क्या डर रहता है? अरे आज इसको प्रेशर डालेंगे तो पता नहीं ये कल आएगा कि नहीं आएगा। प्रेशर तो डालना ही नहीं है ना, प्रेशर वाला काम ही मत करो, फिर से आप गलत जा रहे हैं। अच्छा, मेरा कहने का मतलब प्रेशर किसी ने समझा क्या अभी तक? प्रेशर तो जोशी भाई डालना ही नहीं है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। अभी किसी ने आपको कह दिया कि भाई मीरा रोड यहाँ से स्टेशन 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है, अब नहीं आधे घंटे का रास्ता है, आपने मान लिया आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन अब आप एक ऐसे प्रैक्टिकल आदमी से बैठते हो, मिलते हो, जैसे मेरे से या तनवीर भाई से आके मिलते हो, और तनवीर भाई बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? बोले मीरा रोड जा रहे हैं स्टेशन। बोले मीरा रोड स्टेशन जा रहे हैं तो एक काम करो ना, यहाँ से आप एसके स्टोन वॉकिंग चले जाओ, 5 मिनट लगेगा, वहाँ से आप रिक्शा ले लो, 5-7 मिनट में स्टेशन पहुँचा देगा, तो आपका काम 10-12 मिनट में हो जाएगा। लेकिन किसी ने आपको कहा है कि आधा घंटा लगेगा, और ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, किसी ने आपको आधा घंटा बोल दिया। अब आपको क्या तनवीर भाई ने प्रेशर दिया? खाली रास्ता बता, खाली आप रास्ता बताओ। प्रेशर तो घटिया चीज है, प्रेशर तो देना ही नहीं है। आप, वो ग्राहक है यार, वो राजा है, राजा को दबाव नहीं दिया जाता है, राजा को सिर्फ इंफॉर्मेशन, सेवा,
सटीक चीज का इंफॉर्मेशन दे दो, वो कन्विंस हो जाएगा। और किसी को प्रेशर समझ में आया क्या? मेरे क्लोजिंग में आज तक मैंने किसी को कुछ प्रेशराइज नहीं किया है, और डील उस लेवल पे आ जाता है कि जिस लेवल पे आने के बाद कस्टमर ये कहता है सेल्स वाले से, एसएम से या क्लोजिंग मैनेजर से कि भाई मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे बिहार में जो भी बोलेंगे विकास भाई बोलेंगे। प्राइस नेगोशिएट करना हो, कितना टोकन देना है, क्या पार्ट पेमेंट देना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब क्या करना है, सब विकास भाई करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खाली पैसा दूँगा। वो है हमारे साथ। समझ में आ रहा है? और अभी यहाँ पे 4-5 लोग मैं खड़ा कर दूंगा आपके सामने जो विदाउट प्रेशर काम हुआ है। प्रेशर नहीं करना है। और कस्टमर बोलने पे मजबूर हो जाते हैं, अभी जो ये बोलेंगे वो उस लेवल तक खाली सिचुएशन लेके आना है बस। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि अभी जो मेरा सीपी बोलेगा ना वही मैं करूँगा? तनवीर भाई, प्रणव भाई, अमोल भाई, संदीप भाई, राज पुरोहित, अमीन, शमीम भाई, 8-10 एग्जाम्पल। मैं एक और 11-12 एग्जाम्पल तो सामने ही है। आपसे ही सीख रहे हैं सर। ये सिचुएशन लेके आना है कस्टमर के सामने कि भाई आप जो बोलो ना वही करूँगा मैं, अब मैं क्या करूँ, मेरे को आपसे ज़्यादा थोड़ी आता है। अभी नयन भाई के ग्रुप वाला कोई है इधर? वो तीनों बाहर है। अभी एक कस्टमर आया था, उसने बोला कि अभी नयन और राहुल बैठे हैं, ये जो कहेंगे मैं कर दूंगा। तनवीर भाई के साथ भी ऐसा हुआ है। ये सिचुएशन सबके साथ लाना है। जितने कस्टमर से आप बात करो 99 कस्टमर आपको निकल जाएंगे। अगर आपका कन्विंसिंग अच्छा हो तो वो बोलेगा ठीक है आप बोलो आज, तो आज दे दूं मैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, शब्दों का, वर्ड का और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हम बेच क्या रहे हैं? सर्वे और हम इंफॉर्मेशन ही तो बेच रहे हैं, और क्या बेच रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट क्या है? सर सर्वे में भी अपडेशन चाहिए। मतलब अभी जैसे कि मीरा रोड में अगर हम सर्वे कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं, उसके अंदर वापस क्या अपग्रेड हो रहा है, उसका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, या वो प्राइसिंग चेंज हुआ है, ये सब चीजों के लिए भी हमको अपडेट करना है। डेली रहता है तभी सटीक होता है। हाँ, जितने नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं सब जाके देख डालो। आपके एरिया में जितने नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कभी भी टाइम वेस्ट मत करो। कस्टमर अगर नहीं है, आगे पीछे है, टाइम निकालो। 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तो घर से निकलने के बाद नहीं कुछ काम है, सर्वे करो। नए नए सेल्स वाले से मिलो, नए नए प्रोजेक्ट पे जाके मिलो, नए नए लोगों से मिलो। फिर एक कस्टमर आए थे, वो बोले कि मेरा 2 करोड़ का बजट है, वो एक बिल्डर है जिसका काम रुक गया था, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। तो उनको मैंने एक ही बात बोला कि सर वो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है ना। मैं उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया। मैं बोला उसको 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है, और एक साथ में उसका करीबन 70-80 प्रोजेक्ट चल रहा है, बन रहा है। आप एक बार बताओ कि आप अगर 100 काम करते हो तो क्या 100 के 100 काम करेक्ट हो जाता है? हर्डल्स तो आते ही है ना। हेलो, 100 काम करेक्ट होता है क्या? 1-2 तो 2-4 तो आगे पीछे होता है। जो आज गलती हो गई वो 2 दिन के बाद सुधर जाएगा। वो उसको इंफॉर्मेशन देना है। प्रेशराइज नहीं करना है। बात क्या करनी है कि जो एक्चुअल फैक्ट है उसके ऊपर बात करो ना। मैंने इतना ही किया कि सर वो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक जगह पे 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक जगह 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक जगह 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है। क्या लगता है कि वो 4000 करोड़ वेस्ट होने देगा? वो अपनी ताकत नहीं लगाएगा? यहाँ के पूरे मुझे लगता है कि म्यूनसिपालिटी को खरीद लेगा जाके वो अपना काम करने के लिए। म्यूनसिपालिटी के सारे ऑफिसर्स को खरीद लेगा अपने अप्रूवल के लिए। हेलो, जब कस्टमर आपसे कन्विंस कब होंगे? सौरभ है इधर? खड़े हो जाओ।
आंख बंद करने के लिए यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ खड़े रहो। नहीं सो रहा था? हाँ ठीक है बैठो। नहीं सो रहा था फिर बैठो। जब कस्टमर 1-2 करोड़ की बात करे ना तो उसके साथ 1500 करोड़ की बात करो, बिल्डर की औकात की बात करो, बिल्डर की हैसियत की बात करो, पूरे प्रोजेक्ट की बात करो। और रियल तो यही है ना, अगर बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और वो प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट बना रहा है, हेलो, और क्या लगता है वो 1000 फ्लैट कंप्लीट किया बगैर छोड़ेगा उसको? और आज के डेट में जो रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में अगर वो 100 फ्लैट बेच चुका है, 100 फ्लैट का पैसा वो रेरा के अकाउंट में डाल चुका है। मैं कन्विंसिंग का आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये आपको काम आएगा जब आप क्लोज करोगे ना, तब जब कस्टमर के बहुत अलग अलग ड्रामे होते हैं, ये ड्रामा सब उनका ब्रेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वो 100 फ्लैट बेच चुका है या 50 फ्लैट भी बेच चुका है, फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ गए, हेलो, और किसी कारण से काम रुक गया, तो क्या लगता है कि वो 1000 फ्लैट बनाना छोड़ देगा? ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 2 से 4 महीना, 6 महीना डिले होगा बस। दूसरा, अगर डिले होता है रेरा से, रेरा के डेट से, तो बिल्डर को फाइन पेनल्टी मालूम है आप लोगों को? सब लोग को मालूम है? बिल्डर की पेनल्टी फाइन किसको नहीं मालूम है? हेलो, 1 2 3 4 5 6, और कोई? रेरा वाला वीडियो मेरा कितने लोगों ने देखा है? देखा है आप लोगों ने? इन लोगों ने नहीं देखा, इसीलिए बात कर रहे हैं। पूरे रेरा के नॉर्म्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि रेरा के क्या फाइन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या रेंटल फाइन है, क्या परसेंटेज फाइन है, सब उसमें बताया है। रेरा में अगर टाइम डिले होता है तो बिल्डर को 10% वैल्यू ऑफ होल प्रोजेक्ट पेनल्टी भरना पड़ता है। 9% हुआ है, हाँ ठीक है, 9-10%। ये समझ में आया क्या? ये मैंने लिखा है जो होल वैल्यू मतलब समझ में आया क्या? अगर समझ लो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 2000 करोड़ का 10% कितना होता है? मैं लिख भी दिया तब भी 200 करोड़ का पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा एवरी ईयर, और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो उसको रिवोक भी कर देंगे, निकाल भी देंगे उसको, और उसका पूरा प्रोफाइल नेगेटिव में चला जाएगा। तो कोई भी बिल्डर आज के डेट में ना चाहता ही नहीं है कि मैं डिले करूं अपने प्रोजेक्ट को। हेलो, कौन कौन लोग ने हाथ उठाया था? समझ में आया? आज के डेट में तो यार कन्विंस करना बहुत आसान है किसी भी मामले को लेके। कोई भी एक आदमी, एक सिचुएशन ऐसा सोच लो जिसका क्लोजिंग नहीं हो रहा है और कस्टमर आ चुका है। देखो, कस्टमर लाना मेरा काम है। हेलो, मेरे साथ में है सब लोग? कस्टमर लाना यानी मार्केटिंग करना मेरा काम है। दिखाना और पसंद करना ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, थोड़ा सा है, इसमें काम मेहनत करना पड़ता है, जाके चीज़ों को कस्टमर की चॉइस को देख के समझना पड़ता है और उस समझ के मुताबिक, उस चॉइस के मुताबिक उनको प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है, फ्लैट दिखाना पड़ता है, बराबर? उनको दिखाना और पसंद करवाना। इसके बाद जो सबसे खास मुद्दा आता है ना, वो आता है क्लोज करना। हेलो,
और क्लोजिंग के टाइम पे जो मुद्दे की बात होती है वो करना पड़ता है। वो अगर आपको नहीं करने आएगा तो आप क्लोज नहीं कर पाएंगे। कितना भी आप मेहनत कर लो, मैं कस्टमर कितना भी लेके आ जाऊं, लेकिन अगर आपको क्लोजिंग का पॉइंट नहीं मालूम है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लोजिंग में क्या होता है कि हेलो क्लाइंट आया है, जाओ, नहीं वो अमोल भाई को लेके जाऊँ, वो जो नक्षत्र का केस नहीं हुआ था, बाद में चलूंगा, बोल दो ना बाद में, क्लाइंट आया है, बोल दो बाद में आएगा। क्लाइंट को बोलो बाद में, कहाँ आया है? अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। तो क्यों रखता है इस टाइम पे कुछ भी? सर ये तो डायरेक्ट साइट पे जा रहा था, उधर टैगिंग है ना। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कि वो उसे देर से बुक किया है, कैंसलेशन कर क्लाइंट। फिर क्या है उसका? कुछ नहीं, वही राहुल सर से बात करने के लिए बुलाया। वो नक्षत्र वाला ये नहीं कर रहा अब तक वो। सर नक्षत्र वाले का ये है ना, मेरे भी एक क्लाइंट के साथ में ठीक करना है इसको। हाँ सचिन को बुला ना। मेरे क्लाइंट को फोन करके बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, मेरे थ्रू आओगे तो ये रेट होगा। जब वो नाम लिया हमारा, जब तो उनके साथ आए थे, पैकिंग वगैरह अपना है, विजिट भी अपना है, तो फिर उनके साथ आओगे तो फिर उनसे बात करो, वो रेट देंगे, हम नहीं देंगे। ऐसे ही सर, तो हम लोगों का रेट ज़्यादा बोल रहे हैं। ऐसे ही सर इंटीरियर वाला बहुत कर रहा है। सर बस सही में आ रहा Okay, है sir, कि आपसे एक बड़ा प्रॉब्लम आया हो शेयर सर मैं करो। अमोल सर को लेके माइक बंद हो गया रे। हेलो हेलो। नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। अभी क्या हुआ है? केस हुआ है हमारे साथ, 2 BHK हमने DP स्टाइल में सेल किया था। कस्टमर पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे ना यार। बता दो, कंट्रोल करो ना कस्टमर को यार। हमारे साथ दूसरा इशू है, 2 घंटा पहले उसको ड्राफ्ट एग्रीमेंट देते हैं, ठीक है, क्लाइंट नहीं पढ़ पाता है, उसको बुला लेते रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, साइन कर रहा है, फ्लोर प्लान देखता है तो उसमें बोलता है अरे ये तो मेरा फ्लैट नहीं है, नंबर उन्होंने बोला 1508 और उसको लिखा है 1508, लेकिन व्यू जो पसंद किया था वो व्यू नहीं था। हमने तुरंत रुकवा दिया क्योंकि उसकी माँ को चक्कर वक्कर आने लगा। अब वो डेवलपर जो है बोल रहा है कि उस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बोला अच्छा ठीक है हम दूसरा दे देंगे, जो व्यू देखा था आपको दे देंगे। उसके लिए जब दोबारा ऑफिस में आया तो 2 लाख लगेगा एक्स्ट्रा, ये है वो, उसके लिए भी हमने कहा नहीं 1 रुपया नहीं देंगे, ये गलती आपकी है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा साइड भी दे दिया। दूसरा साइड देने के बाद परसों ये बोल रहा है सर उसका चालान कट गया है, क्लाइंट को बुला के आपको वही करना है, आप वही फ्लैट करो, 50,000 रुपये और कम कर देते हैं। इसकी माँ सुनी, कल हालत ख़राब हो गई। आज 5 बजे का टाइम हुआ है बिल्डर से मिलने के लिए, कि गलती आपके तरफ से हुई है, हमारे तरफ से हुई है। अभी बोल रहे हैं कि दोबारा रजिस्ट्रेशन का अमाउंट आप भरो, तो क्लाइंट कैसे भर पाए? ये सब चीज़ें हैं। बिल्डर की ऐसी तैसी कर डालने का और क्या है। वही इसीलिए जा रहा हूँ, टाइम लिया 11 बजे का बोला था मैंने, टाइम बोला लिया 2 घंटे में कौन एग्रीमेंट पढ़ने बैठा है? मेरे को 1 हफ्ते का टाइम चाहिए एग्रीमेंट पढ़ने के लिए। चढ़ जाओ उसके ऊपर। बिल्डर की मादर चौधरी की औकात क्या है? ये नीचे वाले लोग सेल्स क्लोजिंग के लिए नाटक करते हैं, डायरेक्ट हेड ऑफिस जाके बिल्डर से मिल लो। 5 बजे तक दिन का टाइम दिए थे, 11 बजे का, मैंने कहा नहीं 11 बजे क्या नहीं, हुआ था? 5 बजे। ये अचानक से कोई विनय भाई कलाकारी कर रहे क्या? बाजू में कौन बैठे हैं? कुछ तो हुआ है लगता है। अभी ठीक है? तुम लोग रिदम बिगाड़ देते हैं यार। विनय भाई कुछ कलाकारी हुआ था क्या? हाँ स्पीकर बाबा को छोड़ दिया करो यार।
कहाँ पे थे हम लोग? क्या क्लोजिंग पे थे? क्लोजिंग का कौन सा मुद्दा लेके डिस्कस कर रहे थे? मतलब अगर हम क्लोजिंग के वक्त में अगर सही बात ना करें तो डील क्लोज नहीं तो डील क्लोज नहीं होगी। या फिर 100 GB का सर्वर खरीद ले। हेड ड्राइव अपना इसका क्या उसको बोलते हैं जहाँ सर्वर मिलता है जो, नहीं रे, हार्ड ड्राइव, अरे ईमेल आईडी से जो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं प्रणव? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव 500 GB खरीद के अपलोड कर दे, 1000 GB खरीद के। ठीक है, कंटिन्यू करें, ऑन है। सेल्स वाले अगर क्लोज कर पाते, उनको सब समझ में आ जाता, तो 2 लाख रुपए पगार देने के बावजूद भी बिल्डर को हमारी जरूरत पड़ती है। हमको सर 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 करते हुए ऑफिस छोड़ के इधर आते हैं। मतलब हम उनसे श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ वो बनना पड़ेगा, और उसके लिए ये सब ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ना, सब अपनाना पड़ेगा। इधर लोग क्यों आते हैं? आप उनको फायदा दे रहे हो। कस्टमर तो बहुत लोग लेके जाते हैं, लेकिन जो कस्टमर लेके विजिट करवाता है ना, उसके यहाँ कोई भी एसएम नहीं आता है। एसएम किसके यहाँ आता है? ज्यादातर देखोगे जिसके यहाँ से डील हो रहा है। हेलो, अब एक तो मुहूर्त, तिथि, ये सब की जब बात करें तो उसको तुरंत ब्रेक डाउन कर दो। ये किसने बोला? बुजुर्गों ने बोला, पंडितों ने बोला, उसको आप तोड़ दो। कुदरत की बात करो, भगवान की बात करो, वेद उपनिषद की बात करो, वहाँ पे कोई नहीं है। ये जितने भी चीजें निकल के आई है ना, सब एस्ट्रोलॉजी से निकल के आया है। हेलो, आप जब बड़े किताबों में जाते हो ना, तो वहाँ ये सब चीजें नहीं मिलेगी आपको। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जहाँ से ये सब चीजें निकल के आई है। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, आस्तिक, सुने हैं? यस सर। और एक दूसरा शब्द है नास्तिक। अब पता है ये शब्द का मतलब क्या होता है और ये शब्द का मतलब क्या होता है? कोई बताए? भगवान को मानने वाला होता है और एक भगवान को मानने। कौन बोला ये बात? हाँ, वेदांत। ठीक है, और कोई? जो बच्चा है, मैं बड़े से सुनना चाह रहा हूँ। बच्चा नहीं है, ठीक है, मैच्योर है, काम कर रहा है, डील कर रहा है, तो मैच्योर। और कोई? जो भगवान में विश्वास करता हो वास्ते। ठीक है, और अनास्तिक? ना करता। वेदांत हो गए, जोशी भाई हो गए, और कोई? थोड़ा इन्वॉल्व हो ना, खोलो ना, पता तो चले। सर, आस्तिक होता है जो विश्वास करता है, और जो नास्तिक होता है, नहीं, नास्तिक होता है वो विश्वास तभी करता है जब वो फैक्ट देखता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। ठीक है, ओके, समीम भाई भी लिस्ट में आ गए। फोर्थ बोलो, क्या नाम है? अमीन, इसका नाम। मतलब जो वेद और पुराणों पे चलता है, और नास्तिक जो साइंस और लॉजिक से चलता है, उसको नास्तिक कहते हैं। इसने तो भगवान को तो, अल्लाह को तो पीछे ही छोड़ दिया है, उसका तो कोई चर्चा ही नहीं किया है। जो वेद पुराण वगैरह पे जो चलते हैं वो आस्तिक में काउंट हो गए। नास्तिक अगर मैं देखने जाऊँ तो मोस्टली जो साइंस पे एकदम पूरा डिपेंड हो जाते हैं, उसको मैं नास्तिक में काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई? सब बुद्धिमान लोग हैं, कुछ बोल रहे हैं? कोई लेडीज डिपार्टमेंट? और नहीं, और कोई? ये हो चुका है ये पॉइंट, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं लिख रहा हूँ। और नास्तिक? ठीक है, एक और बकरोल का नाम शामिल हो गया। ठीक है, बस 5 लोग का काफी है, इससे ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे।
मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। आस्तिक और नास्तिक में एक ही फर्क है। आस्तिक क्या करता है, भगवान पे तो मानता ही है, भगवान के साथ साथ जितने कर्म कांड बने हुए हैं ना, पूजा, व्रत, तिथि, त्योहार, ये सब जितने भी होते हैं ना, सत्यनारायण पूजा, ये पूजा, वो पूजा, गृह प्रवेश, ये प्रथा, उसको आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक मतलब वो ईश्वर को मानता है लेकिन ये कर्म कांड को नहीं मानता है। समझ में आ गया? इसका कोई साइंस और स्पिरिचुअलिटी बेस्ड नहीं है, बस इतना ही डिफरेंट है। नास्तिक क्या करता है, एक ये मानता है कि एक ईश्वर संसार में है, जो नेचर है, कुदरत है, चला रहा है, लेकिन वो ये सब कर्म कांड में विश्वास नहीं करता। वो कोई भी ये पंडितों के बने बनाए फार्मूला, मुल्ला के बने बनाए फार्मूला, गुरु के बने बनाए फार्मूला, ये सब को विश्वास नहीं करता। वो समझ में आया? बस इतना ही फर्क। ऐसा नहीं है कि दोनों ही भगवान को मानते हैं, एक ऐसे सुपर पावर को मानता है ना। अब क्या है ना, ये जो आस्तिकता वाली ढोंग है ना, ये अपने लिए जो गड़बड़ है, वहां पे नास्तिकता वाली ढोंग लाना है, आपका डील कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और मैं तो कम से कम अभी तक 1500 रिजल्ट लेके आया हूं। आस्तिकता वाले को तोड़ के थोड़ी नास्तिकता तक झलक दिखा दो, वो सब इसे छोड़ देगा। अरे किसी का एग्जाम्पल नहीं तो मेरा ही एग्जाम्पल दे देना। विकास सर ने जितने ऑफिस खोले थे सारे साउथ फेसिंग था और सब में सक्सेस है? कोई सूट साट नहीं करता है रे। सबसे बड़ी बात है कि मैं परवाही नहीं करता हूँ। प्रॉब्लम मेरा यही है कि मैं ये सब चीज अपना जो मेरा जो गोल है ना, मेरा जो विजन है, उस विजन और गोल के सामने ये जो चीजें है ना, मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं, ख्याल ही नहीं रहता है। बस इतना सही प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, बराबर। ये चीजें कैसे हो सकती है कि आप मानेंगे नहीं और आपके ऊपर असर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर। कोई ऐसा सूट साट नहीं होता है। साउथ वाले साउथ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि मेरे को साउथ जो है पॉजिटिव फायदा देता है। कौन सा साइंस आज तक 100% करेक्ट हुआ है बता दो? वास्तु है क्या? वास्तु शास्त्र इज ए कंप्लीट ए साइंटिफिक लेक्चर है, एक प्रोसेस है, एक बुक है, उसके ऊपर ये ड्रामा चल रहा है। कौन सा साइंस 100% सच है? कोई मुझे बता दे तो बताऊं मैं, जो भी पढ़े लिखे अनपढ़ कोई भी। जितनी बनी है सब समय के साथ टूटता चला गया। आप भारत दर्शन पढ़ेंगे ना, इंडियन फिलोसफी के दौरान मैंने 5000 साल का इंडियन फिलोसफी पढ़ा है। 5000 साल का रिकॉर्ड, करीबन एक 300-400 पेज है। वो ईसा 2000 ईयर्स पहले से लेके अभी तक, लास्ट ओशो तक सुना भी हूँ, पढ़ा भी हूँ। किसी का भी कोई भी बनी बनाई मान्यता रही नहीं। सबका 100 साल, 50 साल, 200 साल, 100 साल, 50 साल, 200 साल में टूटता चला गया। जो कोई मंदिर बना था, कोई मस्जिद बना था, कुछ बना था, कुछ बना था, सब समय के साथ ध्वस्त होता चला गया, टूटता चला गया, बदलता चला गया। यहाँ ये प्रेत है, यहाँ ये भगवान है, यहाँ ये शैतान है, यहाँ ये है, सब कुछ बदलता चला गया। ऐसा हुआ है? आप लोग को याद है? हेलो, जहाँ कहा जाता था कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो ये प्रेत बसता है, यहाँ तो ये भगवान बसते हैं। फिर मालूम पड़ा आज वहाँ बिल्डिंग खड़ी है, स्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है। लोग बोले थे ये कब्रिस्तान है। यहाँ का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। और सच तो ये है कि हिप्नोथेरेपी करने के बाद इस लेवल का कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, चाहे 2 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो। 2 नंबर काम भी किया है, लेकिन गलत ये हो गया कि 2 नंबर में रिजल्ट बहुत खराब आया। वफा, बरकत, शांति, खुशी नहीं आ पाया, इसके लिए 2 नंबर काम छोड़ दिया, 1 नंबर के ईमानदारी वाले काम में आ गया। लेकिन सक्सेस दोनों में रहा, बहुत जबरदस्त। क्योंकि एक बार
साइकोलॉजी समझना शुरू कर देते हो ना, इंफॉर्मेशन बटोरना शुरू कर देते हो, तो किसी को भी आप कन्विंस करना शुरू कर देते हो। समझ में आ रहा है? तो जब सेल्स में प्रॉब्लम आती है तो पॉइंट को लिखो, मोबाइल में नोट डाउन करो और मेरे को मैसेज कर दो। मैं ट्यूसडे बैठूंगा और कुछ ना कुछ उसके ऊपर रास्ता निकालूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अगली बार उस प्रॉब्लम से जब आप जूझने को जाओ तो आपके पास मजबूत मशीन गन होना चाहिए फायर करने के लिए। हेलो, कोई सो तो नहीं रहा है? रविंद्र भाई ध्यान देना अगल बगल। किसको बोले सर आपने? रविंद्र भाई। रविंद्र भाई खुद तो नहीं सो रहे। रोहित खुद कल 1:30 बजे पहुंचे। आपके पास फायरिंग मशीन इतना जबरदस्त होना चाहिए। इसको क्या हो गया यार? ये भी लगता है डिस्चार्ज हो गया है। सुनीता, इसका चार्जर लेके आना, पेन का। चलने लग गया। अब हिप्नोथेरेपी का ना थोड़ा सा एक सब्जेक्ट आपको डिस्कस कर रहा हूं। यहां से बिलीफ होती कैसे है और बिलीफ टूटती कैसे है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। इससे आपको सेल्स में हेल्प होगा कि कस्टमर का बिलीफ तोड़ना कैसे है और बिलीफ बना कैसे। इसका है, अभी तो चल रहा है, अभी रहने दो, बताता हूँ। हेलो, सुनना चाहेंगे? क्या लगता है ये सब पॉइंट सबसे मैं सुनना चाहता हूँ, जरा मुझे बताना ये सब पॉइंट आपको सेल्स में हेल्प करेगा क्लोजिंग में? हेलो यार, मुंडी हिलाते हैं ना तो दूर पीछे जो है ना उसका मुंडी दिखता ही नहीं है, तो थोड़ा जोर से चिल्लाओ, हाथ बात ऊपर करो। हाँ, गुड गुड। अब जो है हिप्नोथेरेपी का मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा ही देता हूं, तब शायद आप लोग को भी कन्वे होगा कि क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं रियलिस्टिक आपको बता सकता हूं, है ना, और मेरे को खुद को उसमें शक नहीं है, तो शायद आपको भी विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है। ठीक है, फोबिया मतलब समझते हैं आप लोग? फोबिया, यस सर। फोबिया का नॉर्मल शब्द में है डर, है ना, हिंदी शब्द में। डर आदमी के अंदर कहां से आता है? डर भी क्या है? एक मान्यता है, एक बिलीफ है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको एक ये फोबिया वाली बीमारी होगी। कोई किसी चीज से डरता होगा, चाहे वो कोई पानी में जाने से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई कुछ खाने पीने से डरता है, कोई हाइट फोबिया होता है तो ऊपर से नीचे देखने से डरता है। ऐसा कोई है जिसको कोई फोबिया हो? किसी भी टाइप का फोबिया याद करो जो उस चीज से आपको डर लगता है, यानी कि आप कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकते। हेलो, अच्छा, फोबिया दो जगह से आता है। एक अदर पर्सन एक्सपीरियंस, दूसरा सेल्फ एक्सपीरियंस। अब मैं बताता हूं, इसमें मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे घर में मेरी बेटी है 3 साल की, और क्या है भाई? बंद कर दो यार इसको। अच्छा, अभी मेरे साथ ध्यान से रहिएगा थोड़ी देर, कुछ चीजें समझ में आएगी। मेरे घर में मेरी बेटी है 3 साल की, है ना। अब 3 साल की बेटी है, उसको कॉकरोच से डर लगता है। हेलो जी सर। कॉकरोच से डर लगता है, जबकि कॉकरोच ने अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। समझ में आ रहा है? सर ये भी कॉकरोच से डरते हैं। मैं नहीं डरता हूँ। नहीं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। छिपकली है, कॉकरोच, अभी स्पेलिंग मेरे को नहीं आता है, समझ लो यार, चलेगा सर। मुद्दे की बात समझ लो। कॉकरोच से डर लगता है उस 2.5-3 साल की बच्ची को। क्यों डर लगता है मालूम है? अभी तक ना उसको कॉकरोच ने काटा है, ना उसको कॉकरोच ने टच किया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कॉकरोच से डर क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि मम्मी डरती है। यस सर, अदर पर्सन। ये अदर पर्सन एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं।
ये हमारे साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं हमेशा सेल्स में यूज करता हूँ, वही आपको कन्वे कर रहा हूँ। अदर पर्सन एक्सपीरियंस से ये फियर पैदा होता है। माँ बाप ने बोल दिया कि पितृपक्ष में घर नहीं लेना है, बुरा होता है, बस बात खत्म। भूत से डर लगता होगा, किसी को अंधेरे से डर लगता होगा, किसी को समुद्र में कूदने से डर लगता होगा, हेलो, किसी को कुछ कुछ चीजों से डर लगता होगा। एक सेशन होता है फायर वॉक, सुने हो कभी आप लोग? हम लोग के हिप्नोथेरेपी में एक सेशन होता है फायर वॉक। इसमें क्या करते हैं, करीबन करीबन यहां से लेके 20 फुट तक आग लगी रहती है और लाल लाल कोयला जलता रहता है। इसके ऊपर इस पार से उस पार दौड़ के जाते हैं हम लोग। अभी तो ये सेशन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ये पिछले 8 साल से ये बैन किया था 2015 में। पहले होता था, पहले होता था, पहले बड़े बड़े स्टेज पे फायर वॉक सेशन होता था, ग्लास वॉक सेशन होता था। चलते थे लोग। मैं चला हूं खुद, अभी भी मैं कर सकता हूँ। बड़े बड़े फ्रिज में आग लगा के उसमें और अभी भी कितने सारे स्पिरिचुअल जगह ऐसा है जहाँ पे ये होता है। उसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है, कुछ नहीं होता है। उसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक कारण है, खाली वो बिलीफ को तोड़ते हैं बस, और कुछ नहीं। कि आग जला देगी, कुछ नहीं होता। उस पर मैं आऊँगा, बताऊंगा। अब ये फायर का फोबिया तो बहुत रहता है लोग, अरे यार आग से तो जल जाएंगे, लेकिन वो फोबिया तोड़ने के लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते थे, हम लोग ये काम करते थे। गरम लगने लग गया। अब ये फायर फोबिया इसलिए किया जाता था ताकि फोबिया आदमी का टूटे। कस्टमर का भी बहुत बड़ा फोबिया रहता है, उसके पीछे 2 कारण हम लोग देते थे, एक शब्द और प्रैक्टिकल। लेकिन यहाँ कस्टमर के साथ प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, शब्द काफी है। अब आता हूँ फोबिया पे। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ कि ये जो टमाटो फोबिया मेरे पास आया कैसे। हेलो, जी सर। अगल बगल में कोई सोएगा ना तो थोड़ा टपली मारना उसको खोपड़ी पे। हेलो, कुछ बोलो ना यार, मैं हेलो बोल रहा हूँ, कोई जवाब नहीं तुम लोग का यार। हाँ, थोड़ा कम्युनिकेशन में रहो, मुझे पता चले कि हाँ आप लोग जगे हुए हैं, सुन रहे हैं। मैं आपको जो सेशन दे रहा हूँ ना, ये मैंने लाखों रुपया खर्चा करके लिया है, आपको फ्री में मिल रहा है। किसी लोगों को हजम नहीं होती सर। नहीं, फ्री में तो नहीं, यहाँ बैठे हैं, ये कम कीमत है। हाँ, नहीं वो ठीक है। हैं? की कदर नहीं होती लोगों को। मैं तो समझता हूँ कि आप यहाँ बैठे हो, काम कर रहे हो हमारे साथ में, तो कम कीमती है। आप अपने आप को कम लगा रहे हो, मतलब मैं तो आप लोग को कम नहीं लगा रहा हूँ, आप अपने आप को कम लगा रहे हो। अब ये टमाटो फोबिया आया कहाँ से? अरे यार, मेरे को याद दिलाना मैं कहाँ पे रहूंगा, थोड़ा सा सिस्टम मेरा गड़बड़ हो रहा है। 2-3 मिनट में खत्म, 2-5-10 मिनट में ये सब्जेक्ट लेके खत्म करेंगे, फिर अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे। बैटरी नहीं दिखा रहा है। तो दिया बस, खा, नहीं भी मर्जी है तो भी। ऐसे है, किसी के बाप ऐसे मिले थे? तो मेरे पिताजी थोड़े से ऐसे ही थे कि मैंने अगर एक्सपेक्ट कर लिया तो मेरे पीछे करना चाहिए। सस्ता टमाटर भाजी मार्केट से लेके आए थे, उस टाइम टमाटर का सीजन था। और अच्छा, ये बात मेरे घर में भी किसी को पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं। तो जब हिप्नोथेरेपी का रिसर्च सब्जेक्ट पे काम कर रहा था, तब पता चला कि साला ये दुनिया की सबसे मान्यताओं को मैं तोड़ रहा हूँ। मेरी ही मान्यताएं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं, कभी अनदेखा किया है। अब इसके ऊपर काम किया जाए। 2 दिन काम किया, तीसरे दिन से टमाटर खाने लग गया मैं। अभी मैं कच्चा टमाटर खा सकता हूँ, कच्चा टमाटर का सलाद खा सकता हूँ। और ये बीमारी मेरी कब तक थी? करीबन करीबन 30 साल की उम्र तक। और मेरे साथ घटना कब घटा? 6 साल में। समझ में आ रहा है? मतलब अभी अभी आपका
अभी खत्म हुआ है। है ना अभी, क्योंकि यहाँ कितने लोगों का तो ये प्रॉब्लम है कि जब एक चीज दिमाग में बैठ जाता है तो जब तक वो मरता नहीं है ना तब तक रहता है। तब तक जाता है, उसके 7 महीने मरने के बाद क्या होगा वो मालूम नहीं। वो अलग है। किसी किसी को तो अगले जन्म तक, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगले जन्म तक भी रहता है, लेकिन मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोग को करीबन 1000 सालों से 500, 700, 800 साल से गुलामी करने की आदत पड़ गई है। 700, 800 साल से हम गुलाम बने हुए, कभी अंग्रेज के, कभी मुसलमान के, कभी राजाओं के, है ना। फिलहाल चलते हैं इस पे, अभी मैं अगला जन्म गया भान में, मुद्दे की बात करते हैं। इससे क्या सेल्स में आपको समझ में आएगा कि सामने वाले का बिलीफ कैसे तोड़ना है, ठीक है। सेल्फ एक्सपीरियंस में 6 साल की उम्र में पिताजी लेके आए थे, बनाया सब्जी, टमाटर की स्पेशली सब्जी बनाया। उसके बाद बनाने के बाद बोले खा, बोला नहीं मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खा, क्योंकि खुद से बनाया था बड़े मेहनत से अपने हाथ से। और जब चीजें अपने हाथ से बनी खाने के बाद फिर जो रात में कम से कम 6-7 बार मुझे उल्टी हुआ, और 2 दिन तक वो। और गांव में क्या होता है ना कि जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे इतना अच्छा डॉक्टर तुरंत नहीं मिल जाते, करीबन 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। नहीं भी तो कम से कम 10 किलोमीटर। बबलू हमारे इधर से हैं, इनको पता है 5-7-8 किलोमीटर तो है ही, है ना। मैं बात कर रहा हूँ आज नहीं, 1986 का 84 का है मेरा बर्थडे, तो अप्रोक्सीमेटली 92-93 की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर अच्छा मिलने के लिए कम से कम 10-12 किलोमीटर का सफर। और उस टाइम गांव वाले लोग क्या, छोड़ दो यार जाने तो ठीक हो जाएगा, बच्चा है कुछ खा लिया होगा, कुछ हो गया होगा, ठीक। इसके चक्कर में 2-3 दिन तक उल्टी जुलाब कंटिन्यू चलता रहा, है ना। और ये चीजें मैंने जब हिप्नोथेरेपी में, सेल्फ हिप्नोसिस में जाके मैं जब धीरे धीरे अपने 28 साल की उम्र से सफर करना शुरू किया बैक फ्लैश में, ये मान्यता मेरे अंदर कहाँ आई थी, किस ईयर में आई थी, किस पर्टिकुलर मंथ में आया था, किस पर्टिकुलर डेट में आया था। अभी आपको ये नहीं पता है कि 5 साल पहले पर्टिकुलर डेट को आप कहाँ थे, लेकिन मैं जब आपको सेल्फ हिप्नोसिस में लेके जाऊंगा और जब पूछना शुरू करूंगा ना, तो आप 1-1 मिनट का हिसाब मुझे बताना शुरू कर देंगे। और हमारी मान्यता, हमारी बिलीफ वहीं से बनती है। हेलो, अब क्या हुआ, वहां से एक जबरदस्त फियर मेरे अंदर बैठा, जबरदस्त। 2 दिन जो मेरे साथ घटना घटा ना, उसका जो फियर बैठा, और उसके बाद उस दिन के बाद से ये टमाटर जैसा छोटी चीज के लिए मैं इतना डरने लग गया था कि 10 साल तक, 12 साल, 15 साल तक, 18 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, 28 साल तक, 29 साल तक लास्ट मेरे को अभी वो डराता ही रहा। और जब 28 साल में इसके ऊपर काम किया कि अच्छा वो जो घटना मेरे साथ घटा था ना, इसके लिए मेरे अंदर ये फियर आया था। एक जन को पानी में उतरने से डर लगता था, वो मेरे क्लाइंट थे, कस्टमर थे, लड़की थी कुछ 27-28 साल की। उसका भी प्रॉब्लम यही था कि जब वो 1.5-2 साल की थी, तब क्या है कि माँ ने उसको बेसिन पे बिठाया था, है ना, और गई थी किचन में कुछ काम करने के लिए, और बेसिन से वो गिर गई थी टब में। और टब में गिरने के बाद बहुत परेशान रही, बहुत सारा पानी सांस के साथ में उसके दिमाग में और पेट में चला गया था, और वहां से उसके अंदर वो फियर बैठा। और उसके बाद वो कभी भी कोई स्विमिंग पूल हो, नदी हो, समुंदर हो, कहीं पे जाती नहीं थी वो, इतना फियर था उसके अंदर। हमारे इधर एक हाइट फोबिया वाले हैं, मालूम है किसी को, पता है क्या? वो 2 माले 3 माले से ऊपर जा नहीं सकता। अभी बोलना, अभी 40 माले पे लेके जाओ, जाएगा वो। यहाँ काम हुआ है उसके ऊपर। कभी भी एरोप्लेन में सफर नहीं किया उसने आज तक, इसी फोबिया के कारण। और मैं तो 100% हूं कि आपको भी फोबिया होगा। ये फोबिया आता ही वहीं से है, हमारे एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है। और मैंने अपना फोबिया हटाया है, तो लोगों का फोबिया, कस्टमर का फोबिया, किसी का भी फोबिया मैं हटा सकता हूँ। और अभी तक तो मतलब मुझे लगता है कि 2-4 हजार कस्टमर को ठीक किया है मैंने।
फोबिया के ऊपर फिर नेक्स्ट ट्यूसडे और काम करेंगे। अभी बस आज इतना ही सुनेंगे, याद रखना अगली बार फिर कंटिन्यू करेंगे, फोबिया है ना। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कस्टमर का मान्यता तोड़ना कैसे है। कुछ चीजें मैंने बताया है, कुछ चीजें गौर की। सेल्स के दौरान पॉइंट भी नोट डाउन करके रखो।